हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं विज्ञान और वो भी क्लास 10 के, जो कि अति लघु उत्तरीय सवाल को जो अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और आपके चैप्टर के जितने भी अति लघु उत्तरीय सवाल हैं सभी को लेकर हम आए हुए हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो के अंत में जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ मेरी वीडियो मिलता रहे और आप क्लास 10 की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग लेकर आए हैं ऊर्जा के स्रोत। पाठ का नाम है ऊर्जा के स्रोत और यह पाठ है 6 कितना पाठ है? 6 नंबर पाठ है आपका। देखो चलिए, पाठ 6 है और क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चला जाए बिना समय गंवाए हुए कि ऊर्जा की पूछ रहा है। ऊर्जा के तीन विभिन्न रूपों के नाम लिखे। ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखे। आपका क्वेश्चन है ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखे। तो ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम निम्न हैं। एक का नाम है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा का नाम है रासायनिक ऊर्जा और तीसरा का नाम है विद्युत ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा के 3 विभिन्न स्रोतों के नाम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा है। कर है पवन ऊर्जा। क्या पूछ रहा है? पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय प्रकार की ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो वह ऊर्जा स्रोत जिनकी उपयोग होने के बाद पुनः पूर्ति हो जाए उसे नवीकरणीय के अंतर्गत रखा गया है। तो पवन ऊर्जा आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है पवन द्वारा, क्या चीज़ के बारे में? पवन द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए पवन की चाल, किसकी? पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए? यानी पूछ रहा है पवन द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, चाहे उत्पादन करने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो आपका जवाब होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए पवन की चाल। चलिए अगला सवाल है। कह रहा है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं या अनवीकरणीय स्रोत? तो आपका जवाब होगा जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मोबिल आते हैं और ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो पूछ रहा है नवीकरणीय स्रोत हैं कि अनवीकरणीय? तो आपका जवाब होगा अनवीकरणीय स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः पूर्ति होना संभव नहीं है। इनके पुनः पूर्ति में बहुत एक लंबा समय लग जाता है, लंबी प्रोसेस लगता है, तब जाकर इनकी पूर्ति होती है। तो इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है जल विद्युत। क्या है? जल विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग कर टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है? पूछ रहा है जल विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग कर टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका कि पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। किसमें? तो आपका जवाब होना चाहिए किसमें? तो जल विद्युत संयंत्र में। किसमें? जल विद्युत संयंत्र में। चलिए अगला सवाल। कह रहा है क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पूछ रहा है क्या गोबर गैस जो है वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि गोबर गैस प्लांट आधुनिक युग में चलाए गए हैं। क्या है? गोबर गैस प्लांट आधुनिक युग में चलाए गए हैं जिसमें गोबर से ऊर्जा उत्पन्न की जाती
है। क्या की जाती है? गोबर से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और यह गोबर का उत्पादन जितने अत्यधिक मवेशी को हम लोग पालेंगे उससे उतना ही गोबर उत्पन्न होगा और उतना ही हम लोग क्या करेंगे? गोबर गैस उत्पन्न कर सकते हैं। तो यह नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। करें 2 विधियों के नाम लिखिए जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। पूछ रहा है 2 विधियों के नाम लिखिए जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर बांध बनाकर और जल प्रपात या वर्षा जल का संग्रहण करके। पूछ रहा है 2 विधियों के नाम लिखे जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। जिनके द्वारा क्या होता है? पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो वह है जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर बांध बनाकर क्या करके? नदी पर बांध बनाकर। और दूसरा है जल प्रपात या वर्षा जल का संग्रहण करके। जल प्रपात या वर्षा जल, जो वर्षा का जल होता है उसे संग्रहित करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पानी का उपयोग विद्युत उत्पन्न में कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का अंतिम स्रोत पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। क्या है? जीवाश्म ईंधन का अंतिम रूप क्या है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। ये जीवाश्म ईंधन का अंतिम स्रोत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसके बाद सारा खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बायोगैस। बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं? बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं? तो बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन है। क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। चलिए अगला और सवाल देखा जाए। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है? बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है? जो वह 2 या 3 घंटों में प्राप्त कर सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा 100 से 140 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 100 से 140 डिग्री सेल्सियस है। वह 2 से 3 घंटों में प्राप्त कर सकता है। अगर क्या है? ताप की सीमा 100 से 140 डिग्री सेल्सियस हो तो वह 2 से 3 घंटों में प्राप्त कर सकता है और वह अपना काम कर सकता है। चलिए अगला सवाल ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यही 3 हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा ग्रीन हाउस गैस कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो आपका जवाब होगा 3। अगर पूछ दे कौन कौन होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यही 3 हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस हैं। चलिए अगला सवाल है 12 नंबर आपका सवाल है, उस प्रक्रिया का नाम लिखें जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या है? उस प्रक्रिया का नाम लिखें जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यह है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या होगा? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। किसके द्वारा? सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न किसके द्वारा कर सकता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा कर सकता है। तो आपका जवाब होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है। चलिए अगला सवाल करें, उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। उच्च ताप पर नाभिकीय अभिक्रिया किया जाता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किया जाता है। पूछ रहा है सवाल कि उच्च ताप पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। तो आपका जवाब होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया
पूरी की जाती है। उच्च ताप पर किसे किया जाता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किया जाता है। इसीलिए सूर्य में अत्यधिक ताप होता है और अत्यधिक ताप पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, इसलिए सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही होता है। चलिए 14 नंबर सवाल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी? विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से। जैसे आप देखते होंगे आपके बैटरी है, वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और उससे विद्युत ही उत्पन्न होता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अगला सवाल है, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पूछ रहा है ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो दहन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दहन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर ईंधन को दहन नहीं कराया जाए यानी जलाया नहीं जाए तो क्या ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? चलिए अब क्वेश्चन ख़त्म, उतना ही क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक आपके लिए है, आपके ऊर्जा भरने के लिए ये स्लोगन है, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी बढ़ता है। ये बात सचमुच है कि जो मेहनत से पढ़ेंगे, सच्चाई से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से पढ़ेंगे, उन्हीं का कद भी बड़ा होगा, नहीं तो उनकी नाम हंसाई हो जाएगा, जग हंसाई हो जाएगा और उनका कद छोटा हो जाएगा। यानी कि वह अपने समाज में बढ़ चढ़ करके नहीं चल सकते हैं, नहीं अच्छे बच्चे नहीं कहला सकते हैं। इसलिए जो मेहनत से पढ़ेगा उसका ही कद बढ़ेगा। तो ये स्लोगन आप याद रखें और अपने शरीर में एक अलग सी ऊर्जा भरें और नए जोश और नई उमंग के साथ अपनी बिहार बोर्ड की तैयारी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।